हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन। यदि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा जीएनएम फर्स्ट ईयर का, तो आप लोगों को पता होगा कि पर्सनल हाइजीन जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आज हम देखेंगे पर्सनल हाइजीन क्या है। पर्सनल हाइजीन का अर्थ व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले उन उपायों से है जिनके द्वारा वो अपने बॉडी के विभिन्न अंगों जैसे स्किन, हैंड, पैर, टीथ, हेयर, नेल, जननांग, आँख आदि को साफ सुथरा रखता है तो अपने बॉडी को विभिन्न इन्फेक्शन से बचाता है। पर्सनल हाइजीन का सीधा सा मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपने बॉडी का केयर देना, उसे साफ़ सुथरा बनाकर रखना पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है, ताकि उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन से बचाने के लिए पर्सनल हाइजीन दिया जाता है, पर्सनल हाइजीन किया जाता है। तो पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आ जाता है, हमारे बॉडी के जो विभिन्न ऑर्गन आ जाता है, जैसे हमारा स्किन हो गया, हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, टीथ हो गया, हेयर हो गया, नेल हो गया, हमारा जो जेनिटल एरिया होता है वो हो गया, आई हो गया, ईयर हो गया। इन सब चीज़ों को जो है व्यक्ति को साफ रखने की ज़रूरत होती है, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उससे इतना सब चीज़ जो है साफ रखने की ज़रूरत होती है। यदि ये सब चीज़ साफ ना हो तो व्यक्ति के बॉडी में जो इन्फेक्शन फैलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो पर्सनल हाइजीन के जो उद्देश्य, पर्सनल हाइजीन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, हम क्यों करते हैं पर्सनल हाइजीन, क्या ज़रूरत है इसकी, तो हम देखेंगे। स्वयं को रोगों से बचाना, पर्सनल हाइजीन से जो हम खुद को जो है साफ़ सुथरा रख के जो हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करना, स्वस्थ रहने से जो स्वास्थ्य के स्तर में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होती है। स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना करना, इससे जो है स्वास्थ्य की पुनः स्थापना होती है। डिजीज़ को कम करने के लिए या अस्वस्थता को कम करने के लिए, सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, मतलब सर्वोत्तम सबसे अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु गतिविधियाँ, क्या एक्टिविटीज़ है। बॉडी के सभी अंगों की स्वच्छता का ध्यान रखना, वेट पर नियंत्रण रखना, बॉडी के सभी अंगों को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, किसी भी तरह का जो है सेक्रेशन या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैला हो। वेट पर कंट्रोल रखना चाहिए, यदि हम वेट पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हमारे एज के साथ साथ जो है हमारे बॉडी में फैट बढ़ जाएगा। फैट बढ़ने के साथ साथ जो है हार्ट अटैक जैसे बीमारी जो है हो सकती है। हाइपरटेंशन रहेगा, हार्ट अटैक संबंधी जो बीमारियाँ हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम, या फिर हमारा वेट ज़्यादा गेन हो जाएगा तो उसमें भी हमें चलने फिरने में या फिर कोई भी काम करने में जो है तकलीफ़ होगी, हमें उठने बैठने के लिए भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ होगी। अल्कोहल एवं धूम्रपान से निषेध करना, इन सब चीज़ों से दूर रहना, अल्कोहल से दूर रहना, धूम्रपान से दूर रहना। आहार, निद्रा एवं व्यायाम में संतुलन रखना, पूरे तरीके से नींद लेना, कम से कम व्यक्ति को 6 घंटे तो नहीं, कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, एडल्ट पर्सन जो होता है उसे कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। आहार में जो हमें पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब चीज़ों, विटामिन प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे बॉडी का जो है बैलेंस बना रहता है, इलेक्ट्रोलाइट जो है संतुलन बना रहता है। स्वस्थ आदतों का निर्माण करना चाहिए, अच्छी हैबिट का निर्माण करना चाहिए, जैसे कि खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। किसी भी तरह की बीमारी की संभावना यदि हमारे बॉडी में हो तो तुरंत जाकर जो है हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। समय समय पर फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना, समय समय पर जो है यदि कोई एडल्ट पर्सन है तो एडल्ट से भी ज़्यादा हो तो उसे बीपी, शुगर, ये सब जो है चेक करवाते रहना चाहिए, सब चेकअप करवाते रहना चाहिए। सब नॉर्मल है तो ये सब चेकअप करवाते रहना चाहिए। इम्यूनाइजेशन का महत्व समझना एवं टीकाकरण करवाना, इम्यूनाइजेशन का जो महत्व समझना चाहिए। इम्यूनाइजेशन से जो है बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है खतरनाक, यानी डेंजरस सब डिजीज़ जो है कंट्रोल में आ सकती है। तो उन सब जो डिजीज़ को जो कंट्रोल करने के लिए हमें इम्यूनाइजेशन का महत्व समझना चाहिए। हमारे घर में जितने भी बेबी का बर्थ हो रहा है, जितने भी बेबी जन्म ले रहे हैं, उन सभी का जो इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए, ये उसके फ्यूचर के लिए जो बहुत अच्छा होता है। मानसिक सामंजस्य, मेंटल एडजस्टमेंट की तकनीक सीखना, मेंटल एडजस्टमेंट की तकनीक सीखना। एडजस्टमेंट हर एक व्यक्ति के लाइफ में होता है, और जो व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, समझदार होगा ना, वो खुद ही एडजस्टमेंट कर लेगा। आगे हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा प्राप्त करना, पर्सनल हेल्थ से संबंधित जो है हेल्थ एजुकेशन प्राप्त करना। जो व्यक्ति पर्सनल हेल्थ से संबंधित, मतलब वो हेल्थ एजुकेशन प्राप्त
करना चाहेगा अपने बॉडी को जो साफ़ सुथरा रखने के लिए, वो हमेशा डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहेगा। आगे हम देखेंगे अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए जो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम खुद का जो पर्सनल हाइजीन रखते ही हैं, लेकिन नर्स किस तरीके से जो पर्सनल हाइजीन बना कर रखती है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, तो हम देखेंगे। पेशेंट के स्वास्थ्य स्तर में उन्नति करना, पेशेंट के स्वास्थ्य में उन्नति करना, नेत्र, कान, मुख, दांत, स्किन एवं पैरों की स्वच्छता का ध्यान रखना। जो हम खुद के बॉडी में जो केयर करेंगे, वही नर्स जो है उसी तरह का केयर जो है वो अपने पेशेंट के साथ भी करेगी। तो पेशेंट के स्वास्थ्य में वृद्धि करना, उन्नति करना, उसका जो भी बॉडी का पार्ट है, जो भी आई है, ईयर है, टीथ है, स्किन है, पैर है, उन सभी को जो है साफ़ सुथरा रखेगी। पेशेंट की देखभाल कर उसकी अस्वस्थता को कम करना, पेशेंट की केयर करेगी और उससे जो है विभिन्न तरीके का जो बीमारी होता है उससे जो दूर करेगी, उसे बचाएगी। स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाना, पेशेंट का जो है हेल्थ रिकॉर्ड बनाएगी। एक्टिव एवं पैसिव व्यायाम करवाने हेतु मदद करना, सक्रिय एवं निष्क्रिय, मतलब एक्टिव एवं पैसिव एक्सरसाइज करवाने के लिए मदद करना। एक्टिव एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्टिव एक्सरसाइज में व्यक्ति को जो है सिर्फ बोल दिया जाता है कि आप ये सब एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन पैसिव एक्सरसाइज जो है नर्स को खुद ही करवाना पड़ता है। पैसिव एक्सरसाइज करवाने के लिए जो पेशेंट को बोलना पड़ता है, उसे मोटिवेट करना पड़ता है। अवसर मिलने पर पेशेंट एवं उसके परिवारजनों को व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के विषय को शिक्षण प्रदान करना। जब भी बीच बीच में अवसर मिले तो पेशेंट को उसके जो फैमिली वाले उसके साथ में आए होंगे, उसको बताना कि पेशेंट का किस तरीके से केयर करना चाहिए, पेशेंट का जो बॉडी साफ़ सुथरा किस तरीके से रखना चाहिए, उसके आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है उसे जो है स्वस्थ रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। शीघ्र निदान एवं उपचार की व्यवस्था करना, शीघ्र निदान मतलब तुरंत जो है डायग्नोस की व्यवस्था करना चाहिए, उपचार की व्यवस्था करना चाहिए। स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण करना चाहिए, अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए, अच्छी हैबिट का निर्माण करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आगे हम देखेंगे पर्सनल हाइजीन पॉलिसी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य नीति। व्यक्तिगत स्वास्थ्य नीति क्या है? पर्सनल हाइजीन अपने बॉडी को साफ सुथरा रखने की रोजाना की जाने वाली क्रिया है जो बॉडी को बीमारियों से दूर रखने में सहायक होती है। इसके हेतु निम्न पॉलिसी अपनाई जाती है। पर्सनल हाइजीन पॉलिसी क्या है? जो हम कंटिन्यू बॉडी को जो साफ़ सुथरा रखते हैं, वो क्रियाएं जो हमारा पर्सनल हाइजीन पॉलिसी कहलाती है, जो हम कंटिन्यू साफ़ रखते हैं। ये सब इन क्रियाओं को जो है पर्सनल हाइजीन पॉलिसी कहते हैं। ये पॉलिसी जो है हम ये जो है पर्सनल हाइजीन पॉलिसी के लिए जो हम निम्न पॉलिसी अपनाते हैं। खाना, पानी, स्किन, बाल, फिंगर, नेल, टीथ, मुंह, कान, गुप्तांग आदि की प्रत्येक दिन सफाई की जाती है। इन सब चीज़ों की जो प्रत्येक दिन सफाई की जाती है, क्योंकि इस सब चीज़ों का जो कंटिन्यू सफाई होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप मुंह की जो हम कंटिन्यू सफाई नहीं करेंगे तो इससे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे अंदर जाने का जो उसे मार्ग मिल जाएगा। और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो है ये अधिकतर जो है मोस्टली गंदे चीज़ में ही प्रवेश करते, गंदे चीज़ में ही ज़्यादा रहने की उसकी संभावना होती है। तो इन सब चीज़ों की जो हमें रेगुलर सफाई करनी चाहिए। स्किन को कटने फटने से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। स्किन देखेंगे जब ठंड का मौसम आता है तो हमारा जो है हाथ या पैर का स्किन जो है फटने लगता है, हमारा जो है मुंह का जो स्किन है वो सब फटने लगता है। ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों को जो बचा कर रखनी चाहिए। यदि आप उसका केयर नहीं करेंगे तो वहाँ इन्फेक्शन फैलने की संभावना होती है। खाना अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि ये इनके पचने में काफ़ी मदद करते हैं। खाना को जो अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए, जल्दी खाना नहीं खाने चाहिए और ज़्यादा गर्म खाना नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा ठंडा खाना नहीं खानी चाहिए। खाना को जो अच्छे तरीके से खाना चाहिए, ज़्यादा जल्दी में नहीं खाने चाहिए। इससे जो डाइजेशन में अच्छा होता है, इसमें जो फूड का डाइजेशन जो है अच्छे तरीके से हो जाता है। खाने के उपरांत मुंह एवं दांत की सफाई करनी चाहिए। खाना खाने के उपरांत देखते होंगे आप मुंह में जो कुछ ना कुछ अटक जाता है, तो उस चीज़ की जो है सफाई करनी चाहिए। इससे जो है मुंह से स्मेल नहीं आती है। साफ पानी से प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए। स्नान जो है ठंडी हो या फिर गर्मी, हमेशा रोज़ करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी साफ़ सुथरा रहता है और एक्टिव रहता है। प्रत्येक बार शौच के उपरांत हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। जब भी हम वॉशरूम से आते हैं, जब भी हम शौच करने के बाद आते हैं तो उसके उपरांत जो है हाथ को साबुन से धोना चाहिए, हाथ पैर को अच्छे तरीके से धोना चाहिए। उसके बाद जो है नहाना चाहिए।
साफ़ सुथरा एवं धुली हुई पोशाक पहननी चाहिए। पोशाक जो है, हमारा जो ड्रेस है, हमारा जो कपड़ा है, वो हमेशा साफ़ सुथरा होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए। नंगे पैर घर से बाहर नहीं घूमना चाहिए। नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। देखते होंगे जो हमेशा मतलब नंगा पैर घूमता है तो उसके पैर के नीचे जो है कुछ कुछ छेद वगैरह हो जाते हैं। तो ये सब जो है नंगे पाँव घूमने के कारण होता है। तो कभी भी जो है व्यक्ति को नंगे पाँव इधर से उधर ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को चप्पल पहनकर रहना चाहिए। आगे हमारा गंदे संक्रमण जन्य स्थान पर जाने के बाद बॉडी को अच्छे ढंग से साफ़ करना चाहिए। सपोज़ दैट हम लोग जब हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं और काम करके जब 8 घंटे काम करके आते हैं हॉस्पिटल से, तो हमें जो है पहले नहा लेना चाहिए। ड्रेस व्रेस को जो है थोड़ा सा प्रेस करके धो लेना चाहिए। इससे जो है इन्फेक्शन फैलने की संभावना नहीं रहती है। तो जहाँ भी हम इन्फेक्टेड जगह पे जाए, इन्फेक्शन वाली जगह पे जाए, तो वहाँ से आने के बाद जो है हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अपने बॉडी को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ड्रेस को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हाथ मुँह को जो है अच्छे तरीके से धोना चाहिए। कान, नाक एवं आँख के अच्छे ढंग से साफ़ सुथरा कर रखना चाहिए। हमारे जो है नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कपड़े वातावरण एवं मौसम के अनुसार पहनना चाहिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर आरामदेह बना रहे। कपड़े जो है वातावरण एवं मौसम के अनुसार ही पहनना चाहिए ताकि बॉडी का जो टेम्परेचर आरामदेह बना रहे। ठंडी के मौसम में जो है ठंड का कपड़ा पहनना चाहिए, ऊनी कपड़े पहनना चाहिए। और गर्मी के मौसम में जो थोड़ा हल्का और ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहिए। नाखून एवं बाल नियमित रूप से कटवाते रहना चाहिए। नेल एवं बाल को जो नियमित रूप से कटवाते रहना चाहिए। इससे जो है डैंड्रफ वगैरह नहीं होती है। एक होता है पेडिकुलोसिस, ये सब चीज़ जो है हेयर में होने की संभावना होती है। तो इन सब चीज़ों की सफाई के लिए जो बाल कटवाते रहना चाहिए या फिर उसे जो है हमेशा साफ़ सुथरा बना कर रखनी चाहिए। पेशेंट के पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखने हेतु विभिन्न नीति का पालन करनी चाहिए। हम देखेंगे अब पॉलिसी में हमारा क्या क्या आता है। तो अर्ली मॉर्निंग केयर, प्रातःकाल की देखभाल। प्रातःकाल की देखभाल में हमारा आ जाएगा जब हम सोकर जगते हैं तब हमें क्या क्या करनी चाहिए। बिस्तर पर लेटे असमर्थ पेशेंट को टॉयलेट एवं लेटरिन कराने के लिए बेड पैन एवं यूरिन पॉट देना चाहिए। जो भी पेशेंट है वो चल नहीं सकता, चलने में असमर्थ है, तो ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग टॉयलेट करवाना चाहिए, लेटरिन करवाना चाहिए। उसके लिए जो बेड पेन एवं यूरिन पॉट देना चाहिए। जो पेशेंट चल नहीं सकता है, बिल्कुल असमर्थ है चलने में, ऐसे पेशेंट को बेड पेन देना चाहिए, यूरिन पॉट देना चाहिए। हाथ मुँह हाथ मुँह का जो कुल्ला करवाना चाहिए। पेय पदार्थ देनी चाहिए, मतलब कुछ लिक्विड पदार्थ देनी चाहिए। कोई पेशेंट यदि ऑरेंज जूस ले रहा है या फिर किसी भी तरह का लिक्विड पदार्थ ले रहा है तो पेशेंट को गर्म पानी, ऑरेंज जूस या किसी भी तरह का जूस देना चाहिए अर्ली मॉर्निंग में। दूसरा है हमारा मॉर्निंग केयर, सुबह की देखभाल। अर्ली मॉर्निंग के बाद जो हमारा मॉर्निंग केयर आ जाता है तो उसमें आता है लगभग 8 बजे। तो पेशेंट को स्नान करवाना, नेल एवं हेयर की कटाई करवाना, पेशेंट का मुंह, कान, गर्दन, हाथ, आँख एवं गुप्तांग के क्षेत्रों की रोजाना सफाई करवानी चाहिए। ये सब चीज़ जो है नर्स को करवाना चाहिए। पेशेंट को स्नान करवाना, नेल एवं हेयर की कटाई करवाना, पेशेंट का मुंह, कान, हाथ, गर्दन, नाक, जेनाइटल एरिया इत्यादि की जो कंटिन्यू सफाई करवाना चाहिए। इवनिंग केयर, संध्या काल की देखभाल। इवनिंग के टाइम में जो पीने को स्वच्छ पानी देना चाहिए। पेशेंट को जो है इवनिंग में पीने के लिए स्वच्छ पानी देना चाहिए या फिर किसी पेशेंट को यदि आदत हॉस्पिटल की बात है तो स्वच्छ पानी देना चाहिए। यदि पेशेंट घर में रह रहा है तो उसे हर्बल टी देना चाहिए, किसी भी तरह का जूस देना चाहिए, नारियल पानी देना चाहिए। अलग अलग डिजीज़ के कंडीशन में अलग अलग चीज़ देना चाहिए। नींद के बारे में पूछना चाहिए। पेशेंट को पूछना चाहिए आपको नींद आ रही है, आप सोएंगे या फिर आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, आप वॉक करेंगे, ये सब चीज़ें जो है पेशेंट को पूछना चाहिए। वातावरण को शांत बनाना, जो भी हॉस्पिटल का वातावरण है उसको जो है शांत बनाना चाहिए, ज़्यादा शोरगुल नहीं करनी चाहिए। बिस्तर को ठीक करना चाहिए, गंदे एवं गीले वस्त्रों को हटाना चाहिए। पेशेंट का यदि गर्मी का टाइम है, यदि उसे स्वेटिंग हो रखा है, उसका कपड़ा जो है गीला हो रखा है तो उस कपड़े को जो चेंज कर देना चाहिए, हटा देनी चाहिए। बिस्तर को ठीक करना चाहिए, वातावरण को शांत करना चाहिए, नींद के बारे में पूछना चाहिए, पीने को स्वच्छ पानी देना चाहिए। तो यह था हमारा पॉलिसी, पर्सनल हाइजीन का पॉलिसी, अर्ली मॉर्निंग केयर, इवनिंग केयर। आज का क्लास यहाँ तक, कल हम मिलेंगे फिर। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।